हेलो फ्रेंड्स, exammantara.com में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं पढ़ी थी। कौन कौन? तो एक था 12 नॉटिकल माइल तक, क्या था, प्रादेशिक सीमा। दूसरा था संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल तक, और तीसरा था अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल माइल तक था। ठीक है, इतना हमने क्लास किया था पिछली क्लास में। ठीक है, अब हम लोग सीमाएं में ही तट की बात करेंगे। ठीक है, सीमा में ही तट की बात करेंगे। देख लेते हैं। ठीक है, सीमाएं में ही हम लोग तट की बात करेंगे। अब देखिए, तट मतलब वैसे राज्य जिसकी समुद्र के साथ सीमा लगती है। ठीक है, समुद्र के साथ उन्हें हम लोग तटीय राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में टोटल कितने तटीय राज्य हैं? ठीक है, भारत में टोटल, और किस तट पे? 2 तट है। देखिए, तट और घाट में अंतर होता है। जैसे मान लिया, हम जानते हैं ये पूर्व की तरफ है, तो भारत का ये कौन सा है? ये पूर्वी तट है। ठीक है, पूर्वी तट है। और ये कौन सा है? ये है पश्चिमी तट। ठीक है, ये हो गया पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट। देखिए, तट और घाट में अंतर होता है। जैसे मान लिया कि ये टोटल तट क्या होता है, वो चौड़ा होता है। चौड़ा होता है। यहाँ पे आपको पता है, बताएंगे हम जब माउंटेन के बारे में बताएंगे तो बताएंगे कि पश्चिमी तट पे है, ये पूरा क्या है, पहाड़ी एरिया, पूरा पहाड़, बहुत सारा पहाड़ है। ठीक है, और ये पूर्वी तट में भी कुछ ऐसा ऐसा पहाड़ है जो नदी द्वारा कटा भी हुआ है। ठीक है, तो ये तो पूरा टोटल क्या है, तट है। तट की लंबाई ज़्यादा होती है, पर ये जो घाट जो होता है, ये छोटा सा पतला जो जगह है, इसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये कौन सा हो गया? पूर्वी घाट। ठीक है, जैसे तट ऐसा वैसा क्षेत्र जो चौड़ा होता है। तट जो क्षेत्र होता है वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, पर घाट जो होता है वो वैसा क्षेत्र जिसका कुछ सर्टेन पार्ट पानी में डूबा हो और कुछ पार्ट पानी के ऊपर हो, उसे हम लोग घाट बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्वी तट के अंदर ही पूर्वी घाट है, पश्चिमी तट के अंदर ही पश्चिमी घाट है। जैसे हम लोग नदी पे जाते हैं, नदी घाट क्या होते हैं? नदी घाट देखते हैं ना आप लोग, जैसे छठ पूजा में हम लोग जाते हैं, चाहे नदी पे जाते हैं, चाहे कहीं नहर पे जाए, तो घाट क्या होता है, जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि कुछ पार्ट पानी में है और कुछ पार्ट पानी से बाहर होता है। तो वो छोटा मतलब पतला नैरो एरिया होता है, उसको हम लोग घाट बोलते हैं। पर जो चौड़ा एरिया होता है, पूरे तट होते हैं, वो पूर्वी तट और पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक है, तो तट और घाट में इतना अंतर आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, पूर्वी तट और पूर्वी घाट, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत का तटीय राज्य कौन कौन सा है। ठीक है, भारत का तटीय राज्य कौन सा है? तो तटीय राज्य की बात करेंगे तो पूर्वी तट पे कौन कौन सा राज्य है और पश्चिमी तट पे कौन कितने राज्य हैं? तो पश्चिमी तट पे टोटल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ठीक है, पश्चिमी तट पे राज्यों की संख्या 5 है, जबकि पूर्वी तट पे राज्यों की संख्या 4 राज्य है। ठीक है, समुद्र के साथ सीमाएं जो भारत की टोटल 9 राज्य जो है वो समुद्र के साथ सीमाएं बनाती हैं, जिनमें पश्चिमी तट पे 5 राज्य है और पूर्वी तट पे 4 राज्य है। बार बार क्वेश्चन में पूछता है भारत की कितने राज्य, भारत की कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र के साथ सीमाएं हैं, या भारत में कितने राज्य है जो समुद्र के साथ सीमाएं बनाती है। ठीक है, तो कितने हैं? पश्चिमी तट पे 5 राज्य और पूर्वी तट पे 4 राज्य। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे बड़ा तट वाला राज्य, सबसे बड़ा तट वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो गुजरात। ठीक है, सबसे बड़ा तट गुजरात का जो है वो समुद्र के साथ सबसे अधिक सीमाएं लगती हैं। ठीक है, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा। ठीक है, सबसे छोटा जो हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। गोवा की सीमाएं जो समुद्र के साथ सबसे कम है, पर गुजरात की सीमाएं सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हमेशा पूछता रहता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते चलिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, ताकि सबको वीडियो मिले, सबको उपलब्ध हो। ठीक है, अब देखिए,
अब हम लोग अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग तट है उनका कुछ नाम भी डोनेट किया हुआ है। जैसे हम लोग क्या हो गया, हम ही लोग जैसे इंसान है, सब में क्या कुछ कुछ नाम है सबका, तो तटों का भी नाम है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक स्थलीय तटीय राज्य है और कहाँ से कहाँ तक स्थलीय राज्य है, ठीक है। तट यहाँ से हम गुजरात में यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। ये कौन है, रन ऑफ कच्छ का पार्ट है, ये गुजरात का सरक्रिक है। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ के पास थोड़ा सरक्रिक है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ कहने का मतलब है कि गुजरात में एक समुंदर है जो नमक और बालू का समुद्र है, वहाँ पे नमक ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ से लेकर थोड़ा तटीय राज्य कहाँ तक है, टोटल आपको यहाँ तक लगभग पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, तट है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा हमने बताया था टोटल स्थलीय राज्य है, ठीक है। स्थल के साथ सीमाएँ बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग गुजरात के तट की बात करेंगे, ठीक है। गुजरात के तट की बात करेंगे तो गुजरात मतलब यहाँ से लेके सरक्रिक से लेके और यहाँ कहाँ तक, दमन दीव तक। यहाँ पे कौन सा है, दमन दीव, ठीक है। दमन दीव तक, या कहें कि गुजरात के तट को काकरापाड़ तट बोलते हैं, काकरापाड़ तट, ठीक है। गुजरात के तट को या गुजरात से लेके दमन दीव तक के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको काकरापाड़ तट, ठीक है। सेकेंड जो है, सेकेंड दमन दीव से लेकर गोवा तक, मतलब मेनली मुंबई के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कोंकण तट, ठीक है। अब कोंकण तट इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसलिए बोलते हैं कोंकण तट क्योंकि आप लोगों ने अब सीज़न आ गया, आम का सीज़न आया, ठीक है। तो आप लोग आम खाते होंगे। इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का आम फेमस है उसका नाम है कोकन आम। कोकन आम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है, जो मुंबई के कोंकण तट पे ही उत्पादन होता है और ये बहुत महंगा बिकता है, ताकि इंडिया में नहीं बिकता। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, 400-500 मतलब हज़ार रुपये किलो मिलता है। इसलिए यूरोपीय कॉन्टिनेंट में, अमेरिकन देशों में जाके ये बिकता है, ठीक है। तो इसका नाम है कोंकण तट। देन नीचे आते हैं, कोंकण तट के नीचे कहाँ तक, लगभग कर्नाटका तक, ठीक है। कर्नाटका तक इस तट का नाम क्या है, इस तट का नाम है कन्नड़ तट, ठीक है। कन्नड़ तट, ठीक है। इस तट का नाम क्या है, कन्नड़ तट, ठीक है। दिन हम लोग एक मिनट, कन्नड़ तट किसके तट के नाम का है, कर्नाटका का जो तट है उसका नाम है कन्नड़ तट, ठीक है। गोवा से लेकर कर्नाटका तक। फिर देर हम लोग नीचे आते हैं, कहाँ तक, ये केरला का, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक का लगभग तट का नाम क्या है, इसे हम तट का नाम जानते हैं मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट, ठीक है। तो जो केरला के तट है, स्पेशली केरला के तट कहाँ पे, कर्नाटका के सीमा से लेकर और केरला नीचे कहाँ के, कन्याकुमारी तक के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। देन फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर और विशाखापट्टनम तक, कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक, मेनली के तमिलनाडु का कुछ पार्ट और आंध्रा का कुछ पार्ट, ठीक है। इन सब के मिलाकर जो तट का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल तट, ठीक है। तो तमिलनाडु और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके तट का नाम है कोरोमंडल तट। देन हम लोग फिर ऊपर जाते हैं, कहाँ पे, लगभग विशाखापट्टनम से लेके कहाँ तक का, महानदी घाटी कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा के महानदी घाटी तक के जो तट है उसका नाम है उत्तरी सरकार, ठीक है। इसका नाम क्या है, उत्तरी सरकार, ठीक है। ये है टोटल इतने भारत के तट हैं। देन आगे है पश्चिम बंगाल तट। तो पश्चिम बंगाल में बहुत कम ही है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे सुंदरवन है, सुंदरवन का डेल्टा है, क्योंकि वहाँ नदी द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, इसलिए तट की मान्यता लगभग बहुत कम है, तट बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा एक जंगल सुंदरवन है, और वन में जो नदी द्वारा जो छोटा छोटा जो टापू टाइप के बनाया जाता है डेल्टा, उनका निर्माण होता है, इसलिए उसके तट का नाम नहीं है। पर भारत में टोटल इतने राज्यों के इतने तट हैं, ठीक है। तो पूर्वी तट पे 2 नाम है, क्या है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, और पश्चिमी तट पे 4 हैं। गुजरात के तट को काकरापाड़ तट, मुंबई के तट को या महाराष्ट्र पे तट को कोंकण तट, कर्नाटका के तट को कन्नड़ तट, केरला के तट को मालाबार तट, और लगभग तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट, और
लगभग थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट को हम लोग उत्तरी सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता चल गया कि इतने इतने तट है। अब इन तटों की कुछ विशेषताएं भी हैं। ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं, तो क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम राज्यों का क्रम देख लेते हैं, कितने राज्य हैं। तो तटीय राज्यों की संख्या, तो पहला गुजरात, देन नीचे आएंगे महाराष्ट्र, देन नीचे आएंगे गोवा, देन नीचे आएंगे कर्नाटका, देन नीचे आएंगे केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो टोटल पूर्वी तट पे जो यहाँ पे है राज्य, कौन कौन सा राज्य है यहाँ पे, तो राज्यों का क्रम देख लेते हैं। तो ये है गुजरात, ठीक है, फिर कहाँ कौन सा है महाराष्ट्र, ठीक है, फिर कौन सा है गोवा, ठीक है, फिर कौन सा है कर्नाटक, फिर कौन सा है केरला। ठीक है, केरला, ठीक है, ये इधर हो गया। और इधर के राज्यों का क्रम क्या हो गया है, तो ऊपर से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, देन क्या है, देन है ओडिशा, ठीक है, देन क्या है आंध्र प्रदेश, देन क्या है तमिलनाडु। ठीक है, ये राज्यों का क्रम है। पश्चिमी तट पे 5 राज्य, पूर्वी तट पे 4 राज्य, पश्चिमी तट के जो पश्चिमी जो तट है उनका नाम ये है, और पूर्वी जो तट है उनका नाम ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके कुछ कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया। मैं इसे थोड़ा सा साफ करूँगा। ठीक है, ज़्यादा पूरा नहीं साफ करेंगे, थोड़ा सा साफ करेंगे। ठीक है, अब आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैं कुछ प्रॉपर्टी जो कुछ तटों का कुछ गुण है वो बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ये काकरापार तट है, गुजरात के तट। ठीक है, इस तट पे मेनली पाकिस्तान के साथ एक विवाद है। यहाँ पे बताया था मैंने, रन ऑफ कच्छ है, और कच्छ के पास यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है, उसको सरक्रिक बोलते हैं। तो वहाँ सरक्रिक विवाद पाकिस्तान के साथ गुजरता है। ये पाकिस्तान के साथ विवाद है, भारत का पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे काकरापार पर जो विवाद है उसे हम लोग सरक्रिक विवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सेकेंड चीज़ जो है, यहाँ पे एक अक्षांश है 24 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 24 डिग्री अक्षांश के पास ही एक चैनल है 24 डिग्री चैनल। 24 डिग्री चैनल जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, इतना आगे आप लोगों को सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है कोकण तट। ठीक है, तो कोकण तट, तो महाराष्ट्र के तट को कोकण तट बोलते हैं। सेकेंड है, यहाँ पे कोकणी आम मिलता है, इसके लिए फेमस है। और थर्ड है, यहाँ पे भारत का सबसे मॉडर्न बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यहाँ पे स्थित है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको ये कोकण तट। एक और है, मैंने कल बताया था कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम खनन केंद्र कहाँ पे है, बताइए आप लोग। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको बता सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम खनन केंद्र मुंबई हाई, जो कोकण तट पे ही है। ठीक है, ये बताया था। कन्नड़ तट के बारे में जानते हैं। कन्नड़ तट जो है वो स्पेशल कर्नाटका के तट को कन्नड़ तट बोलते हैं। ठीक है, कर्नाटका में एक कन्नड़ तट पे इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा खान है, लॉयस का। ठीक है, लॉयस का खान है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बार बार पूछता है। कुद्रेमुख खान जो है वो लॉयस का, मेनली यहाँ से इस तट से उसके रॉ मटेरियल का ही व्यापार होता है, एक्सपोर्ट दूसरे देशों में जो लॉयस का जो व्यापार होता है, कुद्रेमुख खान है, वहाँ से पास में ही एक यहाँ पे बंदरगाह है। ठीक है, तो वहाँ से तो पूरे भारत का सबसे बड़ा लॉयस का खनन केंद्र जो है वो कुद्रेमुख है। कहाँ पे, कर्नाटका में है। ठीक है, देन हम लोग आते हैं मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या है, सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ पे एंट्री करता है, आप लोगों को पता होगा कहाँ पे, मालाबार तट पे मानसून की एंट्री सबसे पहले केरला में होती है। सबसे पहले केरला में ही मानसून से 6 जून के अभी बस मानसून तो आने ही वाला है, बारिश होती है। देन इसकी सेकेंड विशेषता क्या है, तो जहाँ पे मैं बताऊँगा आगे चल के, जब मिट्टी पढ़ाऊँगा तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे एक मिट्टी पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी, तो मालाबार तट पे एक मिट्टी पाई जाती है, उसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। थर्ड इसकी विशेषताएं क्या है, भारत में एक प्रकार का आणविक खनिज पाया जाता है। आणविक खनिज मतलब न्यूक्लियर
मिनरल्स, मतलब जिससे बम चाहे बिजली पैदा किया जाता है, वो कौन सा है? वो थोरियम है। थोरियम है। मालाबार तट पे, ये बहुत बड़ा बार पूछ चुका है, मालाबार तट पे थोरियम पाया जाता है। थोरियम ये यूरेनियम के टाइप का ही होता है। इस प्रकार यूरेनियम से हम लोग बम बनाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। थोरियम की भी ऊपर लगभग उससे वो यूरेनियम क्या है, इनरिच्ड होता है, ज़्यादा मात्रा में उससे बिजली चाहे बम बनाया जाता है। पर थोरियम क्या होता है, लो क्वालिटी का होता है। तो मालाबार तट पे एक बालू पाया जाता है, ठीक है, सैंड, मतलब जैसे आप लोग तटों पर जाएंगे तो वहाँ देखते होंगे बहुत सारा तट क्या होता है, बीच पे बालू होता है। वैसे ही मालाबार तट पे एक बालू पाया जाता है। इस बालू का नाम है मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू, ठीक है। इसी मोनाजाइट बालू से वहाँ पे थोरियम पैदा किया जाता है, ठीक है। और थोरियम जो है वह न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि भारत का सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन मालाबार तट पर ही होता है। भारत का सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरला है। तट का नाम क्या है? मालाबार तट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मसालों का बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ पता है? केरला में होता है। तो सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन जैसे काली मिर्च, इलायची, यहाँ पे एक पहाड़ी भी है, हम बताएंगे, केरला और तमिलनाडु के सीमा पर इलायची पहाड़ी, ठीक है, इलायची पहाड़ी, वहाँ पे इलायची की खेती ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काली मिर्च और इलायची की खेती भी होती है। तो मालाबार तट मसाला के लिए भी फेमस है। देन एक इतिहास की बात करें तो यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था, ठीक है, वो उसके नाम से थे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह यही मालाबार तट केरला में हुआ था, ठीक है। तो इतनी विशेषताएं हैं इस मालाबार तट की, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। मैं सभी क्वेश्चनों को एकत्र करके क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा और आप लोगों को पीडीएफ लिंक में भी उपलब्ध कराऊंगा, पीडीएफ ग्रुप में भी, क्वेश्चन बोर्ड पे भी कराऊंगा, क्वेश्चन क्लास में भी कराएंगे क्वेश्चन। इन जितने क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, इन जितने मतलब 2-4-5 क्लासों में, मैं सभी क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ है, जो पूछेगा, सबका मैं इस पर रिविज़न कराऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा, ठीक। दिन आगे चलते हैं। कोरोमंडल तट, तो ये कोरोमंडल तट कहाँ से क्या है? तो कन्याकुमारी से लेके विशाखापट्टनम तक के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। और देखिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। मैंने बताया कि मालाबार तट पे आते हुए मानसून से बारिश होती है, ठीक है, जब मानसून एंट्री करता है, और कोरोमंडल तट पे जाते हुए मानसून से बारिश होती है, मतलब लौटता हुआ मानसून से जो बारिश होता है वो कहाँ होता है? कोरोमंडल तट पे। तो लौटता हुआ मानसून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानसून कब लौटता है? तो दिस ठंड के महीने में, कब से? अक्टूबर नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक के जो मौसम होता है वो लौटता हुआ मानसून का मौसम होता है। और उस लौटता हुआ मानसून में पूरे इंडिया में एक ही जगह बारिश होता है ठंड के महीने में। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पे, तमिलनाडु में, ठीक है। ये इसकी विशेषताएँ हैं, उसे हम लोग उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग तटीय राज्यों को पढ़ लिए, तटीय राज्यों के नाम भी पढ़ लिए। अब हम लोग स्थल की बात करेंगे, ठीक है, कि स्थलीय राज्यों में कौन कौन सा राज्य है, किस किस का स्थल किस किस देश के साथ मिलता है। देखिए, जलीय राज्यों में या तटीय राज्यों में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, परफेक्ट है, ठीक है, किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। पर हम लोग जब स्थलीय सीमाओं की बात करेंगे तो देखेंगे कि बहुत से राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि बहुत सारे देश जो है वो हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश के बारे में हम लोगों ने साउथ एशिया का जब मैप पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि पड़ोसी कुछ राज्य भी, देश भी हैं। जैसे यहाँ कौन सा है? पाकिस्तान है, फिर एक और यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? ये अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सीमा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये कौन सा है? चीन है। इसी में छोटा सा कौन सा है? नेपाल है, ठीक है। इसी में छोटा सा यहाँ भी भाई भूटान है, ये सब अपना भाई है, ठीक है। नीचे अंदर में क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है। इधर कौन सा देश है? इधर क्या है? म्यांमार है, ठीक है। नीचे कौन सा है? नीचे है श्रीलंका है, ठीक है। और इधर कौन सा है? थोड़ा छोटा मालदीव है। तो लगभग सीमाएं नहीं बनाता, समुद्री सीमाएं बनाता है, थोड़ा दूरी पे है, ठीक है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। इनको नोट डाउन कीजिए, मैं अब सीमाएं के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। कितना हुआ?
ठीक है। तो अब हम लोग सीमाएँ की बात करेंगे। देखिए आप लोग वीडियो शांति से देख रहे हैं, पर गलत बात है कि आप लोग दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं। या तो जलस हो सकता है क्योंकि मैं पढ़ूँ वो ना पढ़े, ऐसा गलत है। सब पढ़े। मोदी जी का एक वो क्या कहते हैं कोटेशन है, सब पढ़े सब बढ़े, सभी आगे बढ़े, तब तो भारत डेवलप करेगा ना। भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जब सभी बच्चे पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, क्यों? क्योंकि सभी को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। हमारे संविधान में लगभग 2005 में, तो सॉरी संविधान में नहीं, 2005 में राइट टू एजुकेशन लाया गया था, तो सभी के लिए शिक्षा का अधिकार, मतलब हर गरीब बच्चे जिन्हें संसाधन नहीं है पढ़ने का, उन्हें भी 25%, हर प्राइवेट स्कूलों को, जो ही बड़े बड़े स्कूल है, चाहे DPS हो चाहे कोई भी हो, सनशाइन, सभी को बोला गया कि 25% आप गरीब बच्चों को पढ़ाएं। राइट टू एजुकेशन में सरकार ने प्रावधान किया था ताकि जिनके पास संसाधन नहीं है उन्हें भी संसाधन अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, वो अपने को ठगा हुआ महसूस ना करे, वो अपने को हीन महसूस ना करे, उन्हें भी एक समान लेवल मिले कि हाँ हम भी अमीर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। उनमें बच्चों में गरीबी अमीरी का भाव ना हो, वो हीन ना महसूस करे। इसलिए सरकार ने बोला कि नहीं, बच्चा सब बराबर है, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। फिर 2010 में हमारे संविधान में भी एक संशोधन किया गया था, लाया गया था कि सभी को शिक्षा लगभग प्राइमरी एजुकेशन तो सबको चाहिए। बाकी अलग अलग राज्यों ने अपना अपना अलग किया, कोई ग्रेजुएशन तक की शिक्षा फ्री किया। जैसे बिहार में ही बात करें तो क्या है, महिलाओं के लिए ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त है, ऊपर से ग्रेजुएशन करने पर 10,000 रुपये भी दिए जाते हैं शायद। पूरे लड़की के पढ़ाई जन्म से लेकर पूरे उसके हायर मतलब ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पर बिहार सरकार 60,000 रुपये, उससे शादी विवाह पूरे टोर खर्चा। उन्होंने एक योजना चलाया था, कन्या उत्थान योजना। बिहार में एक योजना चलता है कन्या उत्थान योजना, जिसमें टोटल कन्या के जन्म से लेके उसके शादी तक, उसकी पढ़ाई लिखाई के सभी खर्च में सरकार 60,000 रुपये पर लड़की पे खर्च करती है, ठीक है। और एक और राज्य इसमें शामिल हो गया, कौन? हरियाणा। हरियाणा भी हर लड़कियों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा इंडिया का ऐसा स्टेट हरियाणा है जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो है। मतलब सेक्स रेशियो कम मतलब क्या कि महिलाओं को, बच्ची को, लड़कियों को गोद मतलब कि गर्भ में ही मार दिया जाता है। पर उन्होंने भी एक, मोदी सरकार ने एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विथ डॉटर। इससे क्या हुआ? इससे कि हरियाणा में एकदम बूम हुआ। 2014 में जो चलाया गया था, क्योंकि 2014 में हरियाणा की स्थिति सेक्स रेशियो में बहुत ख़राब हो गया था। पर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या हो गया था लगभग 750-800। ये बहुत कम है। 200 मतलब लगभग 200 कम है लड़की 1000 लड़के पे। तो ये बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया। पर धीरे धीरे अब की स्थिति में देखेंगे तो लगभग 900-950 के लगभग में पहुंच चुका है। तो लगभग 5-10 साल में इतना अंतर दिखना काफ़ी बड़ी बात है। तो हरियाणा सरकार ने भी एक स्कीम चलाया कि नहीं, हम भी बेटियों को, जो हमारी बेटी है उनको हम लोग ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त देंगे। तो वहाँ भी ऐसा होने लगा धीरे धीरे। और सारे स्टेट, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, बहुत सारे स्टेट हुआ कि लड़की जो है जो पूरे ग्रेजुएशन तक की मुफ्त शिक्षा पाए, ताकि माँ बाप को भी कोई प्रेशर ना हो कि हाँ इतना बेटा को ही पढ़ाएं, बेटी को ना पढ़ाएं, बेटी को पढ़ाने में खर्च एक ही पे रहे। नहीं, सरकार मुफ्त शिक्षा दे रही है, उसका लाभ उठाएं। हम लोग भी तो मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, इसका भी लाभ उठाइए, ठीक है। सभी को शेयर कीजिए, सब पढ़ेगा। देखिए आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, कि आप लोग भी अच्छे से पढ़े, एग्ज़ाम की तैयारी, बेस्ट तैयारी हो। देखिए तैयारी के समय क्या होता है, पढ़ते सब है, लेकिन हार्ड लेबर और स्मार्ट लेबर में बहुत अंतर है। हार्ड लेबर, सब रिक्शे वाले, जो ठेला वाले होते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो हार्ड लेबर करते हैं। आप लोग हार्ड लेबर मत कीजिएगा, आप लोग को स्मार्ट लेबर करना है। और ये स्मार्ट लेबर का ही तरीका हम लोग अपना रहे हैं। आप लोग को स्मार्ट लेबर करने का तरीका बताना है, क्योंकि हार्ड लेवल करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। दिन भर किताब लेकर बैठे रहे, रट्टा मारते रहे, लिखवा के ले लीजिए, सिलेक्शन ना होना है। हाँ, स्मार्ट लेबर करेंगे, 3 घंटा ही पढ़िए, एकदम थॉरो पढ़िए, एकदम डीपली पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि भूल ना पाए, दिमाग मैप जो है वो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो इसी तरह हम आप लोग के लिए अलग अलग क्लास लेते आते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास और भी क्लास होगा आप लोग के लिए। धीरे धीरे क्लास की मात्रा बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, डिफरेंट टीचर्स आएंगे, सब कुछ होगा, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से। तो अब हम लोग बात करते हैं सीमा, जलीय सीमा, तटीय राज्य, समुद्र के साथ सीमाओं का नाम हम लोग सब पढ़ लिया। अब स्थल की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आएगा, क्वेश्चन सबसे पहला आएगा कि भारत का सबसे बड़ा किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे बड़ा
अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है बताइए आप लोग। तो सबसे ज़्यादा जो देश है जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हमारा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश कहाँ है? तो यहाँ पे है बांग्लादेश। ठीक है, BD बांग्लादेश। ठीक है, देखिए बांग्लादेश को हम 3 तरफ से घेरे हुए हैं हम लोगों ने, भारत ने घेरा है, बांग्लादेश नहीं घेरा है। 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, किससे? भारत से। इसीलिए भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत का किसी देश के साथ है वो कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, तो टोटल कितने सीमा है, कितने किलोमीटर का सीमा है? तो 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत का बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहला बात करते हैं यहाँ पे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, देन फिर ऊपर जाते हैं तो कौन सा राज्य, यहाँ पे कौन सा राज्य है? देखिए धीरे धीरे आप लोगों को मैप भी अच्छा हो जाएगा, पढ़ते रहिए। अंदर में इंडिया जैसे जब तक इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे, जिला भी बता दूंगा। तो सेकेंड कौन सा है? असम है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम क्या है? तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, देन आगे चलते हैं तो क्या है? मेघालय। ठीक है, मेघालय है। मेघालय के से एक क्वेश्चन याद आया, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में एक जगह है, कौन है? मौसिनराम कहाँ पे है? चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट मेघालय। जैसे कि बिहार से नहीं है, बिहार में हम बता देंगे बिहार में सबसे अधिक बारिश का अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में होता है। अरे मुजफ्फरपुर तो बहुत बड़ा है ना, एक तो सिलेक्ट एक पोजीशन होगा, एक जगह होगा, एक छोटा सा जगह होगा जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता होगा। अब लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर पूरे शहर में नहीं, कुछ सर्टेन एरिया में होता होगा ना नाम। तो मेघालय में चेरापूंजी के मौसिनराम में होती है सबसे अधिक वर्षा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और कौन सा है? त्रिपुरा और कौन है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम ये है, इधर आ जाएगा, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। देखिए त्रिपुरा नाम है, त्रिपुरा 3, इससे 3 आता है, मतलब 3 कुछ तो होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा क्वालिटी होगा जो 3। हाँ, तो क्वेश्चन अगर आए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसको जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। अब बांग्लादेश, तो इतने राज्य, कितने 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। भारत का सबसे ज़्यादा किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। देन सेकेंड में जो है, सेकेंड जो सीमा बनाने का जो बांग्लादेश से कम जो किलोमीटर होगा वो है चाइना के साथ। भारत सेकेंड जो है चीन के साथ सीमा बनाता है। फर्स्ट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, सेकेंड नंबर पे चाइना है। चाइना के साथ कितना सीमा बनाता है? चाइना के साथ सीमा बनाता है तो ये है 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर का सीमा जो है भारत का चाइना के साथ है। कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके टोटल कहाँ तक? यहाँ तक, लगभग अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ये भारत के साथ चाइना का सीमा है। देखिए भारत के साथ जो चाइना का जो सीमा जो ड्रॉ किया गया था वो 1914 में ड्रॉ किया गया था। 1914 में ड्रॉ किया गया था। ये किसके द्वारा ड्रॉ किया गया था और इस सीमा का नाम क्या है? देखिए 3 देशों के साथ, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है उसका कुछ नाम है। तो 1914 में ड्रॉ किया गया था जिसका नाम है मैकमोहन सीमा। मैकमोहन सीमा, ठीक है, मैकमोहन सीमा। ठीक है, भारत के साथ चाइना का जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन सीमा। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य भारत और चाइना के बीच सीमा बनाता है? भारतीय कौन कौन सा भारतीय राज्य है? तो देखिए ये कौन सा है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भी चाइना के साथ सीमा है, तो हिमाचल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, हिमाचल। ये कौन सा है? UK, मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड का भी चाइना के साथ सीमा लगता है। ठीक है,
उत्तराखंड है। देन कौन सा है, तो उत्तराखंड के बाद यहाँ तक उत्तराखंड है। इधर छोटा सा एक राज्य है, ये है, कौन सा राज्य है, सिक्किम। सिक्किम भी है और बगल में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए, चाइना के साथ जो सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है। इतने भारतीय राज्य कितने हैं, लगभग 5 भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा बनाता है। देन थर्ड नंबर पे कौन सा है, पाकिस्तान। ठीक है, थर्ड नंबर पर है पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा जो है वो 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है। ठीक है, इसके साथ पाकिस्तान के साथ जो सीमा भी है वो सीमा विवाद था एक तरह का। ठीक है, सीमा विवाद को जिसे ख़त्म करने के लिए एक रेड क्लिफ नामक इंसान ने एक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को ड्रॉ किया था, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ की सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टोटल 3323 किलोमीटर है। और विवाद की बात करें तो बहुत सारा विवाद है, पर कितने राज्य हैं, कौन कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। देखिए, पहला हो गया गुजरात। ठीक है, गुजरात के साथ सीमा है, राजस्थान के साथ सीमा है, पंजाब के साथ सीमा है और जम्मू कश्मीर के साथ सीमा है। ठीक है, इन 4 राज्यों के साथ भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ गया नेपाल। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा है, तो नेपाल के साथ 1715 किलोमीटर की सीमा है। कौन कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तो बताइए। तो अपना एक बिहार भी है, उत्तर प्रदेश है, कौन कौन सा है, बिहार है, यूपी है, और कौन सा होगा, उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड है, यूके, और क्या है, सिक्किम भी है। सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा आता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल यहाँ से जो है यहाँ पे है, दार्जिलिंग से ऊपर वाला थोड़ा सा बहुत कम सीमा है। तो इतने राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये सब जो है वह नेपाल के साथ सीमा बनाता है। 5वां कौन सा राज्य है, भूटान। ठीक है, 5वां है भूटान के साथ भारतीय जो सीमा है वो 699 किलोमीटर की है, 699 किलोमीटर की है। इनके साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो पहला है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, और कौन कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल, असम। सिक्किम, अरुणाचल और असम, ये जो है वो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सा है, छठा तो है म्यांमार कहाँ पे है, ये रहा म्यांमार। ठीक है, कौन कौन सा राज्य जो है जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है और कितने किलोमीटर का है। ठीक है, तो म्यांमार के साथ सीमा जो है वो 1643 किलोमीटर का है, 1643 किलोमीटर का म्यांमार के साथ सीमा है। राज्यों का देख लीजिए, तो कौन सा है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, जिनका सीमा म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लास्ट है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो भारत का जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा है वो सीमा है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर भारत का अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, अभी सीमा थोड़ा सा 106 किलोमीटर का है, लेकिन ये रियल में सीमा है नहीं, क्योंकि ये जो भारत का जो पार्ट है इसका नाम है POK मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, यहीं पे है। तो पहले सीमा था जिसका नाम था, अफ़गानिस्तान के साथ भारतीय सीमा का नाम था डुरंड रेखा। अफ़गानिस्तान के साथ भारतीय सीमा का नाम था डुरंड रेखा।
पर क्या हुआ कि जो लगभग जो पाकिस्तान जो पीओके पर कब्जा करने के बाद ये जो छोटा सा क्षेत्र है वो अब पाकिस्तान में चला गया। पर हम लोग मानते हैं कि भारत का पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा है, जिसका नाम है ड्रोन रेखा, पर रियल में था, अब है नहीं, क्योंकि ये पीओके का पार्ट हो गया है। ठीक है, तो इतना आपको सीमा का जो हम लोग जो क्लास था, पूरा स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास भारत को बाहर हम चैनल, खाड़ी, द्वीप, ये सब का अध्ययन करेंगे। हमने सीमा का, आज से सीमा का क्लास आप लोग का आज खत्म हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे जलीय सीमा और स्थलीय सीमा का अध्ययन कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत के बाहर से खाड़ी के बारे में, द्वीप के बारे में और चैनल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अध्ययन करके आइए क्लास में और कुछ आंसर दीजिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट बॉक्स में जाके आप आंसर कुछ दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।